हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेईई मेन दिल्ली 10 टेस्ट नंबर 11 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी मिक्स्ड हैं। तो चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स। दो तो सेल्स है, हम यहाँ पे सेल ले लेते हैं। एक सेल ये हुआ और एक सेल ये हुआ। ये दो तो कंसेंट्रिक सेल्स है। The inner cell has radius r1 and carries charge plus q. ये सेल का रेडियस है r1 और बाहर वाला सेल का रेडियस है r2। इस पर जो चार्ज दिया गया है अंदर में वो है प्लस q और बाहर में जो चार्ज दिया किया गया है वो है -2q। What is the electric potential at a distance r from the common center such that r lies between r1 and r2? मतलब r कहाँ पे है? r कुछ यहाँ पे है, इधर कहीं पर r है पॉइंट, राइट। ये जो पॉइंट है r, इस पर r नहीं है, इसको हम, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो हम क्यों ना एक सर्किल ले लें। इस पॉइंट की वो बात कर रहा है, कहीं भी। इस, ये स्फीयर है तो ये इस स्फीयर में कहीं भी पॉइंट की बात कर सकता है और इसका रेडियस जो है सो उसने कहा है कि स्मॉल r है। या देखिए, एज्यूम पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। बताना क्या है? बताना है इस पॉइंट P पर जो है सो मान लेते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं P, कहीं नहीं है P दे देते हैं। P पर जो है सो पोटेंशियल कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए आप कहोगे बहुत आसान है बनाना, ठीक है। P पॉइंट पर जो है पोटेंशियल जो है वो होगा दो के वजह से, एक इनर सरफेस, इनर सेल की वजह से होगा, एक आउटर सेल की वजह से होगा। Vp इनर की वजह से होगा और Vp आउटर सेल की वजह से होगा। ये दोनों ही सेल की वजह से होगा। इनर सेल की वजह से क्या होगा? इनर सेल में के बाहर है, ये इनर सेल यहाँ तक है, उसके बाहर में जो है ये स्फेरिकल सेल्स है, हाँ। इसके बाहर में पॉइंट है तो पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, जो कि पॉइंट चार्ज सेंटर पर सेंटर्ड रहेगा। तो इसके लिए बहुत आसान है, के क्यू बाय आर लिखना। के क्या है? के हमारा जो है सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये लिख सकते हैं। प्लस आउटर के लिए, आउटर के लिए ये पॉइंट जो है सो अंदर में है, तो किसी भी अंदर वाले पॉइंट पर जो है यहाँ पर जो चार्ज Q है, तो हम कितना लिखते हैं इसका, मान लीजिए रेडियस जो है R है, तो अंदर में किसी भी पॉइंट पर कहीं भी जाएंगे, अंदर में जो पॉइंट है वहां पर उसका पोटेंशियल जो है सो K कांस्टेंट टाइम्स इस पर जो चार्ज है और डिवाइडेड बाय इसका रेडियस R। ये रेडियस लेना होगा, कैपिटल R लेते हैं, ये रेडियस कैपिटल R है। अब ये पॉइंट यहाँ हो कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो वैसे ही इस सेल के लिए यहाँ पर पोटेंशियल हर जगह सेम है और वो वही है जो इसके सरफेस पे है। तो वो हो गया के, चार्ज है -2q डिवाइडेड बाय r, r2। इसमें से k को बाहर कर लिए और k का वैल्यू जो है सो अब फाइनली लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q का वैल्यू q हुआ बाय r माइनस q का वैल्यू यहाँ पर, यहाँ तो 2q बाय r2 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया, ऑप्शन ढूंढिए, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये सही हो गया। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए आपने बिना कुछ ध्यान दिए सिंपली कहा इसके वजह से जो चार्ज है, इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर, प्लस इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर, आपने कर दिया। लेकिन यदि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखा। मान लीजिए यही सवाल ऐसे ना होकर कुछ ऐसा होता, सवाल सवाल कुछ ऐसा होता कि आपके पास जो है, ये देखिए मटेरियल है, अभी जो हमने सेल लिया वो काफी थिन सेल था ना, जो सेल की हम बात कर रहे हैं उसका एक ही रेडियस दिया है, तो वो थिन सेल्स थे। ये जो सेल है उसमें कुछ तो मटेरियल होगा फुटबॉल की तरह,
तो इनर रेडियस आउटर रेडियस अलग अलग होता है, लेकिन ये थिन होने की वजह से दोनों को मैंने बराबर ले लिया था। लेकिन चाहे बराबर ले ले फिर भी मटेरियल तो है उसके अंदर, मेटल तो है उसके अंदर। और यहाँ पर हम बाहर वाला जो है उसको ले रहे हैं, वो भी थिन नहीं है, अब थिक है। ठीक है, और दोनों में मटेरियल है। ठीक है, और अब हमने जो चार्ज दे दिया यहाँ पर, इसको दे दिया प्लस क्यू चार्ज और इसको दे दिया -2 क्यू चार्ज। और अब मैं फिर सेम सवाल करता हूँ कि यहाँ पर भाई बता दो कि ये पोटेंशियल जो है क्या होगा। आप यदि कैसे करोगे, आप लिखने लगोगे इसके वजह से 1/4πε0, इसको हम के लिखते हैं, उतना कौन करेगा बार बार। के इसके वजह से जो है चार्ज इस पर दिए हैं तो चार्ज आउटर सेल में रहेंगे। अब रेडियस कितना ले लें, रेडियस देखिए इसका R1 ले लिए, इसका R2 ले लिए, इसका R3 ले लिए और सबसे बाहर का R4 ले लिए, सबसे बाहर का। तो KQ/R2 हो गया। चार्ज सब कहाँ रहेगा, चार्ज सब यहाँ रहेगा, R2 ले लिए। और इसके वजह से अब आप बोलोगे चार्ज तो बाहर में रहेगा, तो मैं कर दूंगा -2KQ/R4, आप ऐसे लिखोगे और ये गलत हो जाएगा, ये जो है सो गलत है। क्योंकि जब आप सोच रहे हो कि -2Q चार्ज यहाँ पर है और +Q चार्ज यहाँ पर है, राइट, लेकिन ये चार्ज का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक रामबाण चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड मेटल जो है वो 0 होता है, इसको इंश्योर करना ही पड़ेगा। ये देखिए ये जो मेटल का बना हुआ है ये भी मेटल का बना हुआ है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि चार्ज सभी बाहर में है। ठीक है, तो गॉस लॉ हम यदि लगाएंगे, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि हम किसी भी गॉसियन सरफेस को ले लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, और यदि हम इसमें गॉस लॉ लगाते हैं तो फ्लक्स देखते हैं, फ्लक्स में E.ds, ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो देखते हैं, वो कितना होगा, वो होना चाहिए चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि 0 होने के लिए यदि ये चार्ज इनसाइड 0 हो गया तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डॉट ds जो है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। तो चार्ज इनसाइड जो है स्फेरिकल सरफेस जो है उसके अंदर में चार्ज 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम स्फेरिकल सरफेस लेते हैं तो इसके अंदर में चार्ज कितना है, चार्ज हमने कुछ तो दिया नहीं, 0 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ऐसे हर एक जो गॉसियन सरफेस होगा इस मेटल के अंदर से जाएगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो ये तो ठीक है। यहाँ पर जरा, यहाँ पर यदि हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, एक तो मान लेते हैं ये वाला हमारा गॉसियन सरफेस चल रहा है। ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस के लिए आप गॉस लॉ लगा के देखिए, चार्ज अंदर में 0 है या नहीं है, क्यू इनसाइड कितना है, इसके अंदर में चार्ज ये +Q है बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ नहीं, 0 हुआ, और यही प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी 0 होना चाहिए। तो यदि चार्ज यहाँ पर +Q और यहाँ -2Q है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, और ये गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना ही होना है, यह द ट्रूथ है, राइट। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये +Q चार्ज है, यहाँ पर ये -Q चार्ज इंड्यूस्ड करेगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में EMF इंड्यूस्ड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में चार्ज इंड्यूस्ड होता है। ये प्लस चार्ज जो है सो यहाँ -Q चार्ज इंड्यूस किया, ठीक है, और ये माइनस चार्ज जो है सो यहाँ +Q चार्ज इंड्यूस्ड किया। ये क्यों ऐसे इंड्यूस्ड किया, क्योंकि ये जो है सो टोटल चार्ज जो इंड्यूस्ड किया इस पूरे मेटल पर, सेल पर, वो 0 होना चाहिए, क्योंकि जो चार्ज यहाँ पर ये आउटसाइड से दिया गया है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो यदि ये चेंज हो जाएगा तो हम चार्ज क्रिएट करने लगेंगे। सो एज पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, यहाँ पर बाहर वाले एजेंट ने जितना चार्ज दिया है वो उतना ही रहेगा, तो इतना चार्ज हमने यहाँ इंड्यूस्ड कर दिया, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करना पड़ेगा उसका ऑपोजिट चार्ज, सो दैट टोटल इंडक्शन जो है इसमें हमारा 0 हो और हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, चार्ज कंजर्व है। देखिए यहाँ पर चार्ज जो दिया गया है Q और यहाँ पर दिया गया -2Q, अब भी चार्ज टोटल जो है सो Q -2Q है। तो ये हमने दे दिया। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, ऐसा करने का फायदा ये हुआ कि अब जो है सो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, देख सकते हैं इसके अंदर में जो चार्ज है, ये जो गॉसियन सरफेस देख रहे थे, ये -Q +Q,
जीरो हो गया, तो ये अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और तब सही जो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, वो होगा इनर की वजह से। इनर की वजह से तो सही लिखा गया था, मैं कहाँ देख रहा था, ये पी पॉइंट पर, ये R2 नहीं होगा ना, R2 तो गलत लिखा था यहाँ पर, R होगा। ये डिस्टेंस हम R ले लेते हैं, ये R है, वो तो सही था, लेकिन गलत यहाँ से हुआ था। तो देखिए इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, -KQ। इसके वजह से जो पोटेंशियल है वो हर जगह सेम होगा अंदर में। इसका रेडियस है R3, तो R3 इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल हर जगह अंदर में होगा, इसके वजह से। अब बाहर वाले जो है आउटर सेल का आउटर सरफेस है, उसके वजह से इस पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, वो होगा के। चार्ज बाहर में कितना है, -Q, टोटल में ये +Q और -2Q बाहर से दिया सर, टोटल मिलाकर -Q बाय इसका जो रेडियस है R4। यहाँ पर जो पोटेंशियल है इस आउटर सेल के आउटर सरफेस की वजह से वही पोटेंशियल हर जगह होगा इनसाइड पॉइंट पर, चाहे ओरिजिन पर लें या कहीं और भी लें ये। तो इस तरह से फाइनली आपका जो आंसर आया कि Q/R -Q/R3 -Q/R4, ये आपका आंसर आया, वो सही हो गया। तो आपको इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी जो हमारा क्वेश्चन इसमें था उसमें हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ा। क्यों? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा है नहीं, एक्चुअली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है, क्योंकि ये यदि Q है एग्जैक्टली सेम यहाँ पर जो है सो -Q हुआ होगा, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये Q है तो ये -Q हुआ, और इसमें दिख नहीं रहा इस कलर से, ये -Q हुआ और ये +Q हुआ। और चूंकि दोनों का रेडियस सेम है यहाँ पर, ठीक है, तो अंदर वाले की वजह से जो पोटेंशियल है वही बाहर वाले के पोटेंशियल है, और सब मिला के यहाँ पर हमारा ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, हमें -2Q लिखना पड़ा। तो थिन सेल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थिक सेल के लिए प्रॉब्लम है, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कैपेसिटर से है, और क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं कि ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैज प्लेट एरिया A, ये लिखा हुआ है, एंड फेज सेपरेशन D, प्लेट सेपरेशन D, इट इज क्वार्टर फील्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये देखिए यहाँ पर जो है K से फील्ड कर दिया है, बाकी जगह हवा है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट, ये दोनों पॉइंट जो है इसके बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा ये बताने। तो देखिए यहाँ पर आपको कितना कैपेसिटर नजर आ रहा है, 3 ठो। एक A नजर आ रहा है कैपेसिटर, एक कैपेसिटर A नजर आ रहा है, और एक कैपेसिटर ये नजर आ रहा है हवा वाला। तीनों का वैल्यू कितना है आप लिख दीजिए। ये जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कि जो कैपेसिटेंस है वो होता है ε0A/d, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि कांस्टेंट रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ε0 के साथ में वो आ जाएगा के। तो यहाँ पर हवा है, हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 लेते हैं, तो यहाँ पर इसका ε0, ये एरिया कितना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखेंगे केवल, टोटल ये है, ये हाफ है, तो ये एरिया कहीं हाफ लिखा नहीं मैंने, क्वार्टरली फील्ड बोले हैं तो ये इसी से समझ में आ जाएगा कि एरिया इधर का हाफ ही है, क्योंकि क्वार्टर यहाँ पर है तो ये D/T हो गया, और इधर भी D, इधर एरिया का हाफ हो गया, ये हो गया एरिया, और इसका डायलेक्ट्रिक 1 है, D डिस्टेंस कितना है, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो D है, तो ये आपका आया ε0A/2D। C2 देखिए कितना है, C2 जो है सो फिर वही ε0, एरिया है A/2, डिस्टेंस कितना है, ये देखिए डिस्टेंस अब D/2 है, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ε0 के साथ में जाएगा, तो फाइनली कितना वैल्यू आ गया, ε0AK/D। और C3 ये जो आपको नजर आ रहा है, C3 जो है सो ये हो गया ε0, एरिया हो गया A/2, और डिस्टेंस हो गया D/2, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर है तो 1 हो गया, तो ये आपको मिला ε0A/D। अब ये तीनों
जो आपके पास कैपेसिटर है वो किस तरह से कनेक्टेड है, ये C2 और C3 पैरेलल में है, ये जो है सो पैरेलल में सीरीज में है, C2 सीरीज है C3 के साथ, और ये दोनों साथ में मिलकर पैरेलल है C1 के साथ, C1 पैरेलल, C2 सीरीज विथ C3, यही है आपका कैपेसिटर। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो हम कैसे निकालेंगे, पैरेलल में के केस में क्या करते हैं, यदि दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, C1 प्लस C2, और यदि सीरीज में है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, C1 C2 प्रोडक्ट बाय सम, इतना होता है, इसी फार्मूला को यूज कर लेंगे। तो पैरेलल के लिए बाद में करेंगे, C2 C1 पैरेलल, C2 C3 जो सीरीज में है तो ये C2 टाइम्स C3 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, और यदि पैरेलल में यहाँ पर है तो हम सिंपली ऐड करते हैं ना, ये पैरेलल है और ये सीरीज में, तो पैरेलल में हम ऐड करते हैं, तो ऐड कर देते हैं C1 का वैल्यू, C1 को ऐड कर दिए इसके साथ में, C2 C3 बाय C2 प्लस C3। अब जो भी वैल्यू आया आप निकाल लीजिए इसे और आपका आंसर हो गया। C1 देखिए कितना है, C1 है एप्सिलॉन 0 A बाय 2D, C2 कितना है, C2 है एप्सिलॉन 0 A K बाय D, और C3 कितना है, ये एप्सिलॉन 0 A बाय D। इसी को ऐड करना है दोनों को, तो हम कॉमन कर लें, दोनों को ऐड करना है, तो जो इसमें कॉमन है एप्सिलॉन 0 A बाय D कॉमन है, K प्लस 1 हमने ऐड कर लिया, इसको कॉमन कर लिया तो K प्लस 1 बच गया यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए एप्सिलॉन 0 A बाय D तो खत्म हो गया, तो बचा कितना, फर्स्ट टर्म में बचा है एप्सिलॉन 0 A बाय 2D, और सेकेंड टर्म में बचा है एप्सिलॉन 0 A K बाय D, और ये वाला K प्लस 1। और कुछ है, और कुछ नहीं। फाइनली यदि हम इसे बाहर कर लेते हैं, फिर कॉमन कर लेते हैं, जो कॉमन करना है एप्सिलॉन 0 A बाय 2D, इतना कॉमन कर लिए। यहाँ पर क्या बच गया, 2D, यहाँ 2 है नहीं तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं 2 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करके, और एप्सिलॉन 0 A बाय 2D दोनों जगह से निकाल लिए, यहाँ बचा 2K बाय K प्लस 1, और इसमें 1 लिखे ही नहीं, इसमें तो 1 लिखना पड़ेगा ना। फाइनली ये कितना आया, एप्सिलॉन 0 A बाय 2D, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो K के 3K प्लस 1, 3K प्लस 1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1, ये आपका आंसर है। एप्सिलॉन 0 A बाय 2D, एप्सिलॉन 0 A बाय 2D टाइम्स 3K प्लस 1 बाय K प्लस 1, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर हो गया। आप यदि चाहते तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, यहाँ पर मैं आपके लिए ये बनाता हूँ मेथड 2। एक बार फिगर बना लेते हैं फिर, ये देखिए है आपका K वाला और बाकी सब एयर है, ये आपका एरिया है A बाय 2, और ये डिस्टेंस है D बाय 2, इधर और इधर। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने C1 कहा था, और ये दोनों को जो है सो हम अब दोनों को एक साथ में भी हम इसका निकाल सकते हैं, ये दोनों का जो कैपेसिटेंस है एक साथ निकाल सकते हैं, इसको C23 कहते हैं। और इसका C23 कैसे निकालेंगे, ये जो है सो निकालने के लिए यदि दोनों सीरीज में है इस तरह के सिचुएशंस में, तो हम उसको सिंपली निकालते हैं, एप्सिलॉन 0 एरिया कितना है A बाय 2 बाय, नीचे में D ना लिखकर हम लिखते हैं D बाय K, इसका सम, D बाय K का सम। तो जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पर, एक पार्ट, दो पार्ट हुए, दो पार्ट हुआ तो D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2, एप्सिलॉन 0 A बाय 2, D1 कितना है, ये वाला एरिया कितना है D बाय 2 है, उसको डिवाइड करना है K से, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, प्लस सेकंड जो है ये है, इसका थिकनेस कितना है D बाय 2, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर है तो 1 हो गया, यही है आपका। तो यहाँ से आप इसको तुरंत निकाल सकते हो, ये आ गया आपका एप्सिलॉन 0 A बाय 2, और नीचे में कितना हो गया, नीचे में जो है सो D बाय 2 के है, D बाय 2 है तो D बाय 2 इधर चला गया, और यहाँ बचा 1 बाय K प्लस 1,
तो ये फाइनली आपका आ गया एप्सिलॉन 0 ए बाय डी, के ऊपर चला गया और के प्लस 1 यहाँ पर आए, ये फाइनली आपका है। और C1 आपको पता है एप्सिलॉन 0 ए बाय 2 डी। ये अब दोनों जो है सो C1 और C पैरेलल है, C2 3 के पैरेलल है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम। C1 कितना है, C1 देखिए यहाँ पर लिखे हैं एप्सिलॉन 0 ए बाय 2 डी, और C3 यहाँ पर है, C23 यहाँ पर है एप्सिलॉन 0 ए के बाय डी के प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर एप्सिलॉन 0 ए बाय डी, 2d यहाँ से कॉमन कर लिए, ये हो गया 1, ये हो गया k बाय के प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर हो गया ये 3k, ये 2k हुआ। 2k कैसे, 3k आना चाहिए था ना, और 2d यहाँ से निकाले हुए हैं तो 2 यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो 3k प्लस 1 बाय 2k प्लस 1 ये बाय डी। यही हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो पहले निकाले थे एक्जैक्टली सेम। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इनफाइनाइट लेडर से है। एक नेटवर्क है जो इनफाइनाइट लेडर बनाता है, और ये नेटवर्क रजिस्टर्स का है। जितने भी रजिस्टर्स है सभी का रेजिस्टेंस आर है, और वो भी आर इक्वल टू 1 ओम दिया हुआ है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये देखिए इनफाइनाइट है, और ये जो जिस ब्लॉक से बना हुआ है वो 3 ठो रजिस्टर बनाता है ब्लॉक, 1 2 3। ये देखिए 3 ठो ब्लॉक जो है एक रजिस्टर बनाता है, एक ब्लॉक बनाता है। ये 3 रजिस्टर एक ब्लॉक बनाता है, ये 3 रजिस्टर एक ब्लॉक बनाता है। तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट लैडर सीरीज जो है, वो ये ब्लॉक से बना हुआ है। ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ऐसे करके ब्लॉक नंबर 4 डॉट 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 इनफाइनाइट ब्लॉक्स। और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। उसको हम मान लेते हैं कुछ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये जो इनफाइनाइट लैडर सीरीज जो इनफाइनाइट ब्लॉक से बना हुआ है, एक ब्लॉक हम अलग कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ब्लॉक को यदि हम अलग कर लेंगे तो भी ये दोनों पॉइंट जो दिख रहा है आपको सी और डी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी एग्जैक्टली सेम होगा आर ए बी की, क्योंकि इनफाइनाइट ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक हटा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लीजिएगा तो समुद्र का कुछ नहीं घटा, राइट। समुद्र का जो वैल्यू है वो अब भी वही है, तो वही यहाँ पर हम कर रहे हैं। लेकिन इससे हमें फायदा ये होता है कि हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये देखिए पॉइंट आपका ए और बी है, ये पॉइंट आपका सी और डी है। एक तो ब्लॉक यहां से निकाल लिए, सी डी के पहले वाला जो है सो ये रखा हुआ है, और सी और डी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। वो सी और ए के बीच, सी और डी के बीच में भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही ए और बी के बीच में भी है, क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा है इन्फिनिटी, तो इसको एक्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो है सो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ए सीरीज में है, सीरीज में है तो ऐड करेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो प्रोडक्ट बाय सम। फिर इधर से अब एक ठो बन गया, एक ये था, ये बन गया, अब वो इसके साथ सीरीज में है, सीरीज में है तो ऐड कर देंगे। इसको क्या बोले थे, आर ए बी को एक्स बोले थे। आर प्लस आर 2r प्लस आर एक्स बाय आर प्लस एक्स, ये आपका वैल्यू है। अब आर का वैल्यू 1 ओम जो है सो रख देते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर है, ये हो गया x 2 प्लस 3x बाय 1 प्लस एक्स, x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, और x का वैल्यू आया माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 2a, 4 टाइम्स 3 बाय 2, 2 चला गया यहाँ पर 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3 बाय 1,
तो ये दो दो वैल्यू आया, 1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 3। तो प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस वाला जो है ये निगेटिव है और आर जो है सो नेगेटिव नहीं हो सकता, एटलीस्ट इस लेवल पर। ऐसा नहीं कि नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन वो सारे कुछ स्पेशल मटेरियल है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो है सो पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो ये आपका वैल्यू है, आंसर है √3+1, और वो आंसर आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ऐसे ही इनफाइनाइट लैडर के नेटवर्क के प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसमें ब्लॉक को थोड़ा चेंज कर सकता है, जिसमें यहाँ पर आर ऐसे लिखा हुआ हो सकता है केवल आर दे, ये दोनों दे, 1 ओम 2 ओम दे, ऐसे दे सकता है, या कुछ इसी तरह का और बना सकता है। लेकिन इनफाइनाइट लैडर का एक प्रॉब्लम को आपने बना लिया तो बाकी सारे भी बना सकते हैं। बस आइडिया यही है कि समुद्र से एक लोटा पानी अलग कर लेना है। ये हमारा एक लोटा पानी है, ठीक है, 1 जग पानी ये है, बाकी ये तो हमारा समुद्र है, ओशियन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये स्क्वायर लूप आपको यहाँ पर ब्लू में दिख रहा है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरिंग ए करंट आई, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, मैंने दिखाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, बी इक्वल टू बी नॉट एक्स के। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है देखिए बी नॉट एक्स के इसका डायरेक्शन है, यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और के एक्सिस जो जेड एक्सिस के तरफ जो है सो इसका डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो तो ठीक है, कांस्टेंट है, लेकिन इसका वैल्यू जो है वो एक्स पर डिपेंड करता है। ये वेरिएबल फोर्स है, ये फिक्स्ड नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सो फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, चेंज कर रहा है। और जब भी इस तरह का चेंज आता है तो आप सोच लीजिए कि आपको हो सकता है कैलकुलस यूज करना पड़े। बी नॉट जो है सो कांस्टेंट है, एक्स जो है सो वेरी कर रहा है। द लूप इज इन द एक्स वाई प्लेन, ओके, एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है, एंड विथ टू ऑफ इट्स साइड्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये दो साइड आपको जो नजर आ रहा है ये पैरेलल है वाई एक्सिस के। कहाँ पर है, वन साइड इज एट एक्स इक्वल टू 0, जो यहाँ फिगर में दिखाया है उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, एंड अदर एट एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है। इफ द करंट इन द लूप फ्लोज काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो इसमें दिखाया हुआ है, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप, फोर्स बताना है लूप पर कितना लगेगा, वही आपका आंसर है विथ डायरेक्शन। देखिए ऑप्शन में डायरेक्शन भी दिया हुआ, ठीक है। तो इस पर हम फोर्स कैसे निकालें, देखिए कहीं पर भी यदि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और उस पर यदि हमें फोर्स निकालना होता है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये हम लॉरेंज फार्मूला लगाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा क्यू भी क्रॉस पी है, ठीक है। ये तो चार्ज के लिए है ना, लेकिन वहीं से यदि इसको एक बार हम यहीं से हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं सिंपली। देखिए ये जो भी है ये L/T है, राइट, और L यहाँ रख लेंगे, T इसके साथ में आके करंट बन गया, तो करंट I L×B हो गया। ये करंट कैरिंग वायर में जो फोर्स है जो लगता है वो लॉरेंज फोर्स से ही आता है, ये क्यू I L×B है, मतलब L और B के बीच में जो एंगल है उसका साइन लेना पड़ेगा, I L B साइन थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में है, और जो इसमें प्लेन में जो इसका करंट एलिमेंट L है, L चाहे इधर है या इधर है, वो एक्स वाई प्लेन में है, तो हमेशा यहाँ पर एंगल जो है सो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन पर 90 डिग्री बनाए हुए। तो ये हमारा जो फोर्स है वो सिंपली ILB लिखेंगे, ठीक है। तो ये ILB फोर्स देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सो हर जगह सेम तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है सो 0 है, यहाँ कुछ अपना चेंज कर रहा है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना है, B0 टाइम्स एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पर A है, और के डायरेक्शन ऊपर में है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसके बीच में ऐसे ही चेंज करता है। अब जो फोर्स इस पर जो है लूप पर निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे फोर्स, मान लेते हैं कि हमारे पास ये चार साइड को हम 1 2 3 4 कहते हैं, तो चारों जो साइड है उस पर फोर्स निकाल करके हम उसका वेक्टर सम कर देते हैं, वेक्टर सम करेंगे और ये हमारा फोर्स आ जाए। F1 कितना है देखिए, F1 जो है सो क्या फॉर्मूला है, ILB, करंट है I,
एल कितना है इसका लेंथ, लेंथ जो है सो जो भी है ए है, बी यहाँ पर 0 हो गया तो वो तो खत्म हो गया। F2 कितना है, F2 इसमें, F2 को बताते हैं अभी बाद में। F3 कितना है, F3 है आई एल, एल के जगह पर ए लिखेंगे, ये इसका साइड है, इसको हम देख रहे हैं लेंथ कितना है ए, और बी कितना है, बी यहाँ पर निकाले हुए हैं बी नॉट ए, के नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम पहले बता दिए कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो डायरेक्शन है के तो लिखना चाहिए क्योंकि हम वेक्टर यहाँ दिखा रहे हैं, के लिख दिए, ठीक है, प्लस F4 ये आपका वैल्यू। तो यहाँ से आप देखिए कि ये तो 0 हो ही गया है, तो 0 हो गया है, आपको मिला आई ए बी नॉट ए टाइम्स ए स्क्वायर, डायरेक्शन के, और ये दोनों F2 प्लस F4। अब ये दोनों मिलकर 0 है, अकेले 0 नहीं है, दोनों मिलकर 0 है, और इस तरह से आपका आंसर हो गया आई बी नॉट ए स्क्वायर के। कैसे 0 है वो हम अभी दिखा रहे हैं आपको, पहले आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पर तो बी का फील्ड यहाँ पर ये है ना, के है, ये के जो मैंने लिखा फोर्स का डायरेक्शन के नहीं होगा, यहाँ पर हमें एल क्रॉस बी करना पड़ेगा। आप अपना जो है डायरेक्शन इस तरह इधर रखिए, इस पर जब फोर्स निकाल रहे हैं तो इधर अपना डायरेक्शन चारों फिंगर कर रखिए, और कर्ल उसको उसकी तरफ कर्ल कीजिए, के की तरफ कर्ल कीजिए, के ऊपर है, ऊपर की तरफ कर्ल कीजिए, दाहिना हाथ का राइट थंब मुझे राइट साइड दिखाता है, राइट साइड मतलब इधर दिखाता है ए की तरफ, तो ये डायरेक्शन जो है फोर्स का, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने लिख दिया, फोर्स जो है सो आई हो गया। आई हो गया, तो ए हो गया ऑप्शन नंबर 4, 4 आपका सही आंसर आ गया। अब हमने बताया था कि ये दोनों 0 कैसे होता है वो देख लीजिए, यहाँ पर फिर बना देते हैं फिर से। ये है, इधर करंट पास कर रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर कुछ हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, और वैसा ही एलिमेंट उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पर भी ले लेते हैं। इसमें करंट किधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, इसमें करंट किधर जा रहा है, राइट जा रहा है। तो जो फोर्स यहाँ पर लगेगा, फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, ठीक है। आई एल क्रॉस एल का जो डायरेक्शन दिखता है वो करंट का डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पर जो भी करंट जा रहा है, करंट हमें पता है कि आई जा रहा है, और इसका जो लेंथ हम ले लेते हैं डी एक्स यहाँ पर, तो ये जो लेंथ इसका है वो हो गया डी एक्स, और बी, बी यहाँ पर कुछ है वैल्यू जो भी है सो रहने दीजिए बी, और दोनों के बीच का एंगल वो तो 90 डिग्री है, ठीक है। और किधर डायरेक्शन किधर, आप एल की तरफ फिंगर रखिए और ऊपर में उससे कर्ल कीजिए बी की तरफ, बी ऊपर की ओर है, तो ये हमें ऊपर दिखा रहा है ना, जेड एक्सिस की तरफ दिखा रहा है डायरेक्शन, तो आया हमारा आई बी डी एक्स जी। यहाँ पर वही फोर्स निकालिए, इसको डी एफ कहते हैं, कौन सा फोर्स है ये, किस लाइन में था, फोर्थ लाइन में था, तो फोर्थ में ये छोटा सा फोर्स जो दिखाए थे, और ये सेकंड लाइन है उसमें छोटा सा फोर्स ए कितना आएगा, एग्जैक्टली सेम फार्मूला लगाएंगे, करंट आई, लेंथ जो है इसका डी एक्स, बी यहाँ पर सेम बी होगा, जो बी यहाँ पर होगा वही बी यहाँ पर होगा, क्योंकि बी डिपेंड किस पर कर रहा है, ये कॉन्स्टेंट है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, बस एक्स पर डिपेंड कर रहा है, और एक्स का वैल्यू दोनों का सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो सेम हो गया, और बी हो गया, और डायरेक्शन अब यहाँ किधर होगा, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन यहाँ से निकालते हैं, एल की तरफ अपना फिंगर कीजिए, एल किधर है, करंट का डायरेक्शन में, हमने उधर अपना फिंगर किया, उसे कर्ल कीजिए बी के डायरेक्शन में, बी जो है सो जेड एक्सिस के लॉन्ग में, ये हमें दिखा रहा है नीचे की ओर, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो इधर दिखा रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे दिखा रहा है, तो ये हो गया माइनस जी, माइनस आई बी डी एक्स जी, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करके खत्म कर दिए। ऐसे ही जितने भी आप एलिमेंट लोगे, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर लीजिए, वो भी एक दूसरे को खत्म कर दिए, तो इस तरह से ये जो 1 2 3 4 है, ये सेकेंड जो आर्म है और फोर्थ आर्म जो है, वो दोनों पर फोर्स का सम 0 है, अकेला नहीं 0 है, अकेला आप निकाल सकते हो कितना आएगा,
लेकिन कैलकुलस यूज करके निकालना पड़ेगा, लेकिन हम क्यों निकालने जाएं, दोनों का सम 0 है, तो बस यहाँ से इसको हम 0 लिखते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी नॉट जे। लास्ट क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था, यहाँ पर यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन है along जे एक्सिस, वाई एक्सिस, और मैग्नीट्यूड जस्ट बी नॉट है, एग्जिट इन द रीजन। A circular loop of radius r is placed in the xz plane such that its center is at the origin. पहले xyg हम बना लेते हैं। ये देखिए हमारा xyg डायरेक्शन हो गया, ये हमारा x डायरेक्शन है, ये हमारा y डायरेक्शन है, ये हमारा z डायरेक्शन है, और इसमें जो है सो b का डायरेक्शन किधर है, y एक्सिस की तरफ है, इधर हमारा b का डायरेक्शन। द लूप इज रोटेट, लूप है, लूप यहाँ सेंटर पे इसका लूप है। ये किस तरह से है, ये लूप ऐसा है कि वाई जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन पर है, एक्स जेड प्लेन में है। ये देखिए एक्स प्लेन ये है, प्लेन नहीं, एक्स लाइन ये है और जेड लाइन ये है, तो इसके प्लेन में है, मतलब ये वाई के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक्स जेड प्लेन में है अभी, एक्स जेड प्लेन में। आप सोच लीजिए कि आपके पास जो है सो दाहिने तरफ एक लाइन गया है, ठीक है, एक लाइन आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ जो लाइन आ रहा है वो एक्स है, आपसे जो दाहिने तरफ जा रहा है वो वाई है, और आपके ऊपर जो लाइन जा रहा है वो जेड है। और ये जो आपका लूप यहाँ पर हम रख रहे हैं वो सेंटर पर रख रहे हैं, और कैसा रख रहे हैं, वर्टिकल, क्योंकि y और x आपका हॉरिजॉन्टल है, राइट, और यहाँ पर हमने इसको वर्टिकल प्लेन में रखा है, एक्स जी प्लेन में रखा है, ऐसे ये एक्स जी प्लेन में रखा है। वो जो प्लेन हमारा है यहाँ पर, उसको वो एक्स लाइन को भी कट करता है और जेड को भी कट करता है, और वाई पर परपेंडिकुलर है। अब क्या कर रहा है ये कि द लूप इज रोटेटेड अबाउट द एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अबाउट में उसको आप रोटेट कीजिए। मतलब कि अब तो पहले ये जो लूप है वो एक्स और जी प्लेन में है, मतलब शुरू में जो है सो एक्स लाइन के एकदम इस लाइन को कट कर रहा है ना, मैंने उसी लाइन के ऊपर रखा हुआ है, एक्स लाइन के ऊपर रखा हुआ है। अब उसे रोटेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग में, मतलब कि अब हम इसको क्या कर रहे हैं, शुरू में ऐसे था, ठीक है, अब हम बनाने की कोशिश करते हैं, अब जो है सो ऐसे हो रहा है, ये थोड़ा झुक जा रहा है, और झुक के लास्ट में क्या आएगा, मैंने इसके साथ में अब आ जाएगा, इस सो जाएगा, इस एक्स वाई प्लेन में ये सो जाएगा कुछ ऐसे। अब यहाँ पर जो है सो इसको कैसे बनाऊं, ये y है, ये x है, ये इसमें सो गया। मान लेते हैं यदि ये एंगल बना रहा हो, यहाँ पर सोया नहीं है, यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, और ये थीटा जो है सो यहाँ 90 डिग्री हो गया। बस ऐसे सोच लीजिए कि एक आप रिंग ले लीजिए, रिंग जो है सो आपके सामने एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है ऐसे, उसे आप टिल्ट कीजिए अलोंग एक्स एक्सिस, कुछ देर के बाद में वो जाके एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर उसको टिल्ट करते रहिए, और फिर वर्टिकल हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा चेंज कर रहा है, और जो थीटा चेंज कर रहा है उसका जो चेंज करने का रेट है वो कितना दिया है, ओमेगा, ओमेगा है थीटा को चेंज करने का रेट। ये देखिए एंगल जो मैंने दिखाया यहाँ पर, ये किसका एंगल है, ये तो के एक्सिस है, और ये जो है सो आपको एंगल जो दिख रहा है वो है डी एस का, डी एस नहीं एस बोलेंगे, एस जो है सो एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर जो है, जो रिंग आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, लूप नजर आ रहा है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वाई एक्सिस में था, यहाँ पर इस एक्सिस में, और यहाँ पर चला गया नीचे के डायरेक्शन में के एक्सिस में, मतलब माइनस की डायरेक्शन में। ठीक है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द लूप एट एनी टाइम। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अभी कुछ देर पहले हमने बात किया था क्वेश्चन 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अब यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी में लेंज लॉ भी लगा देंगे, वो डायरेक्शन देता है लेंज लॉ। तो देखिए यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना होता है, वो होता है जो फ्लक्स इसमें चेंज करता है उसका रेट के बराबर होता है, ये फैराडे ने दिया। और लेंज ने कहा कि डायरेक्शन दे दो माइनस, नहीं तो फिर हम परपेचुअली इन्फिनिटी एनर्जी जो है सो जनरेट करते रहेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है।
तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन माइनस साइन से उसे मतलब नहीं है, ओ मतलब है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस सिंपली अब जो फ्लक्स कितना है, ये फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है आपका डॉट प्रोडक्ट है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। आप ऐसे लिख सकते हो, या एरिया वेक्टर टाइम्स बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है, तो बी कितना है, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। वो हमें पता है, उसका डायरेक्शन सहित में बी नॉट जे है। ठीक है, बी की जगह पर बी नॉट जे डॉट एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर जो है सो ए है, और ए कितना आ जाएगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ना। रेडियस कितना दिया है रेडियस कैपिटल आर क्या लिखा है, ए रिंग का है पाई आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर है। अब यहाँ पर हम जे ना लिख के इसको डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, वही यहाँ पर करते हैं, या ए बी कॉस थीटा। और नहीं तो आप इसको ये रख के भी आप करोगे तो एक स्टेप के बाद में यही सेम सेम चीज आएगा। तो मैं उतना क्यों करने जाऊँ, मैं यहाँ पर सिंपली दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन ले लेता हूँ, बी नॉट पाई आर स्क्वायर कोसाइन। आप यहाँ पर कोसाइन ले रहे हैं, तो याद रखिए कि हमारा जो थीटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, थीटा इक्वल टू जीरो पर जो है, जब थीटा जीरो है तब इसमें से फ्लक्स कितना जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है ना। देखिए इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ए उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो इससे होकर पास कर सकता है वो कर रहा है पास, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है। और उसको यदि एरिया से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है फ्लक्स, यह फ्लक्स मैक्सिमम है। तो थीटा इक्वल टू जीरो पर फ्लक्स मैक्सिमम है, हाँ ये फॉर्मूला भी दे रहा है, तो हम सब कुछ कंसिस्टेंट है। ओके, आप यदि मान लीजिए थीटा इसको स्टार्ट यहाँ से करते कि एंगल जो है, अभी थीटा जो बना रहा है यहाँ पर वो जेड एक्सिस के साथ में एंगल दिखा रहा है, राइट। आप ऐसा नहीं कि वाई एक्सिस के साथ में एंगल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें से देखिए बी नॉट कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट है उसे बाहर कर दीजिए। आपके पास क्या बचा, डी कॉस थीटा बाई डी टी। इसी को सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर माइनस बी नॉट पाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन पहले थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, वो आता है माइनस साइन थीटा, और थीटा का हम जो डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ओमेगा, और आपका आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस बी जीरो पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ये ओमेगा है तो ओमेगा कहीं पर रख देते हैं, बी जीरो ओमेगा पाई आर स्क्वायर, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। कौन सा आंसर हुआ, बी जीरो पाई आर स्क्वायर ओमेगा, साइन ओमेगा टी लिखा ही नहीं, साइन थीटा लिखा है यहाँ पर, थीटा लिखना भूल गया, ये मैक्सिमम है एक्चुअली, साइन थीटा, और थीटा की जगह ओमेगा टी कर सकते हैं यहाँ से देख के, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट कीजिए, ये डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर कितना वैल्यू है इसका, टी जो है सो जीरो पर ये कितना है, इंड्यूस्ड जीरो है, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पर ये फ्लक्स मैक्सिमम है, तो वहां पर इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होता है। और टी इक्वल टू कुछ वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, ओमेगा बाय कितना ले लें, टू, ओमेगा बाय टू पाए, टी इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा पाई, टू पाई नहीं, टू पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा, पाई बाय टू ओमेगा एक्चुअली, पाई बाय टू ओमेगा पर ई कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, पाई बाय टू ओमेगा, तो साइन पाई बाय टू आया, वन आया, ये मैक्सिमम हो गया।
ये कौन सा, ये बता रहा है कि हमारा जो टाइम कौन सा है, ओमेगा इसको जो 2 पाई/t लिखेंगे, 2 पाई/t, तो t/2 आधा टाइम पीरियड पर जो है ये मैक्सिमम आ रहा है। तो इस तरह से साइनसोइडल दिखाता है। यहाँ पर एक बार हम आपको फिर से इटरेट करके बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने एंगल लिया था, वो एंगल ये वेक्टर के साथ में जो एंगल है, मान लीजिए थोड़ा सा ये टिल्ट कर गया है, ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये हमारा जेड एक्सिस है, राइट। यहाँ पर जो एंगल लिया था ये हमारा, वो किसके साथ एंगल है, वो एंगल जेड एक्सिस के साथ में है। जेड एक्सिस के साथ में जो है सो हम एंगल ले रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड जेड एक्सिस। और इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं तो ज़्यादा इजी दिखेगा। मान लीजिए शुरू में ये ऐसे है, ठीक है, और बाद में ये हमारा जेड एक्सिस है, बाद में ये कुछ ऐसे टिल्ट किया है, ऐसे ऐसे टिल्ट किया, तो इसका एरिया वेक्टर इधर आ रहा है और ये वाला एंगल जो है सो थीटा है, जेड एक्सिस के साथ में एंगल थीटा है। तो इसका फायदा ये है कि जब ये थीटा जीरो है तो आप देख सकते हो कि थीटा जीरो है तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया वाई एक्सिस के, ठीक है, एरिया वेक्टर जो है सो परपेंडिकुलर हो गया वाई एक्सिस के। और इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये फ्लक्स जो है वो बी टाइम्स ए मैक्सिमम है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इससे होकर पास कर रहा है। यदि आपने थीटा यहाँ पर मान लीजिए ले लेता एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड वाई एक्सिस, वाई नहीं जेड एक्सिस, ये वाला एंगल ले लेता हूँ। नहीं, जेड एक्सिस तो लिख रहा हूँ, वो तो ले ही लिया है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स नहीं वाई एक्सिस में ले लेता है, ठीक है। तो उस केस में जब थीटा जो है सो 0 डिग्री होता है तो ये कैसे दिखता है, ये प्लेन में सो गया है ना, ये बी इधर है और इस पर सोया हुआ है ऐसे। तो यहाँ से जो फ्लक्स जा रहा है वो कितना, 0 है। और फार्मूला कितना फ्लक्स दिखा रहा है, फार्मूला फ्लक्स दिखाएगा बी ए कॉस थीटा, और ये थीटा 0 है तो ये हो गया थीटा 0 है तो ये हो गया बी ए जो कि मैक्सिमम है। तो फार्मूला दिखा रहा है कि आपका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम है थीटा इक्वल टू 0 पर, लेकिन एक्चुअली में यदि हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स 0 है। तो इसलिए एंगल जो थीटा हम लेंगे वो हम किसके साथ लेंगे, हम जेड एक्सिस के साथ लेंगे एंगल, ये एरिया वेक्टर है, ये एंगल हम लेंगे, ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे। तो एंगल कौन सा लें वो देख लेते समय आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा डेफिनेशन है बी डॉट ए फ्लक्स के लिए, वो मैक्सिमम कब होता है, वो पिक्चर में आप देख लीजिए कि मैक्सिमम कब होता है, जब उससे होकर मैग्नेटिक लाइन मैक्सिमम पास करता है तो फील्ड में तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।